दो सगे भाई जो एक दूसरे के ऊपर अपनी जान न्यौछावर करते थे, अगर एक भाई से लड़ाई हो जाती तो दूसरा भाई फौरन लड़ाई में कूद जाता, अपने भाई के लिए जान देने पर उतारू रहता था। अगर वो कोई चीज़ लेकर आता तो दोनों आपस में आधी आधी बांट कर खाते। लेकिन जब उन दोनों की ज़िंदगी में एक ही लड़की आती है, दोनों को एक ही लड़की से प्यार हो गया था, वो दोनों ही एक लड़की से मिलते थे, एक लड़की से संबंध बनाते थे, लेकिन दोनों को कानो कान खबर नहीं थी क्या जो दोनों जिस लड़की से प्यार करते हैं वो अलग अलग नहीं है, बल्कि वो एक ही लड़की है और दोनों की प्रेमिका वही लड़की है। लेकिन जब दोनों उस लड़की से शादी करने के लिए जिद शुरू करते हैं, एक दूसरे को बताते हैं और पता चलता है कि वो लड़की तो एक ही है, उस लड़की के प्रेमी दोनों सगे भाई हैं, तो फिर ऐसा बवाल होता है, ऐसी प्लानिंगें रची जाती हैं कि जिसमें एक भाई दूसरे भाई को मौत के घाट उतार देता है। लेकिन जब जो लड़की थी उसको ये पता चलता है कि वो जिन दो लड़कों से बातचीत करती है, जिन दोनों लड़कों से उसने शादी करने का वादा कर रखा है, वो दोनों सगे भाई हैं, तो फिर उस लड़की ने क्या किया, ये जो पूरी घटना है एक प्यार मोहब्बत से लेकर मौत के तांडव तक की, इस घटना को सुनने के बाद आप हैरान हो जाएंगे कि आखिर सिर्फ एक लड़की के रिश्ते की वजह से एक सगे भाई की मोहब्बत और रिश्ते कमज़ोर पड़ गए, आखिर कैसे। तो चलते हैं और इस घटना को शुरू से लेकर आखिर तक जानते हैं। तो चलते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे, और हमारी ये जितनी भी वीडियोस हम लेकर आते हैं इनको लाने का मकसद यही होता है कि आप इन वीडियोस को देखकर सीख सकें कि दुनिया में क्या चल रहा है और आप आने वाली मुसीबत से बच सकें, उसको भांप सकें। तो इसीलिए ये वीडियोस लेकर आते हैं। अगर आपको हमारी इन वीडियोस से थोड़ा बहुत सीखने को मिलता हो तो नीचे चैनल को सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा। तो आज की घटना की तरफ बढ़ते हैं। जो घटना है वो उत्तर प्रदेश के ज़िला रायबरेली की है। रायबरेली का एक इलाका है सलोना इलाका, और उसी सलोना इलाके का गांव है बेबली गांव। वहीं पर गांव के रहने वाले दयाराम, जो अपनी पत्नी और अपने 4 बेटों के साथ गांव में रहते हैं, खेती बाड़ी करते हैं। लेकिन बीते 19 अक्टूबर को उनका जो दूसरे नंबर का बेटा था, जिसका नाम नितिन था, जिसकी उम्र 22 साल थी, वो 19 अक्टूबर को अपने घर से अचानक से निकलता है, लेकिन उसके बाद वो लौटकर वापस नहीं आता। पूरे दिन पिता ढूंढते फिरते हैं, लेकिन बेटे का कुछ पता नहीं चलता। फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। अब वो अपने बड़े बेटे, जिसका नाम ननकू था, उससे बोलते हैं कि आखिर क्या किया जाए, और बड़ा बेटा और पिता मिलकर थाने में पहुंचते हैं और अपने भाई की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। वहीं पुलिस छानबीन में लग जाती है, कॉल की लोकेशन थी उसको चेक करने में लग जाती है और थोड़ा इंतज़ार करती है कि हो सकता है जो बेटा है वो वापस आ जाए, या फिर वो कहीं अपने यार दोस्तों के साथ घूमने के लिए निकल गया होगा। लेकिन जैसे ही 20 अक्टूबर की सुबह होती है तो वहीं जो गांव था बेबली गांव, उसके जंगलों का जो इलाका है हाईवे के पास, वहीं पर देखते हैं कि एक शख्स है, एक युवक है, जो एक पेड़ पर लटका हुआ झूल रहा है। गांव के लोग जब ये देखते हैं, चारों तरफ खलबली होती है और ये खबर दयाराम तक पहुंचती है कि एक लड़के युवक को लटका हुआ देखा गया है। और कुछ लोग ये भी बताते हैं कि ये नितिन है, दयाराम का बेटा, जो कल गायब हुआ था, ये उसी की लाश है। जैसे ही पिता पहुंचते हैं तो पिता अपने बेटे को देख कर, जब उसको उतारा जाता है, देखते ही रोते हुए बेहोश हो जाते हैं। फैमिली वालों को रोते रोते बुरा हाल था। सब पूरे गांव को यही लग रहा था कि जो नितिन है इसने अपने आप को ख़त्म किया है, कि जाहिर सी बात है कि इसने अपना जो गमछा था उससे खुद को लटकाया है। इसका मतलब साफ है कि इसने ख़त्म किया है। वहीं पुलिस को सूचना दी जाती है, पुलिस मौके पर पहुंचती है और पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को भेज दिया जाता है। अभी गांव वालों को यही लग रहा था कि नितिन ने खुद को ख़त्म किया है, लेकिन पिता का कहना यह था कि नितिन ऐसा नहीं कर सकता, नितिन खुद को ख़त्म कर ही नहीं सकता। और दूसरी बात, गांव वालों को जो हजम नहीं हुई थी वो ये हुई थी कि जो नितिन की ईयरफोन थी वो नितिन के कान में लगी हुई थी, मतलब उसके गले में ईयरफोन लगने के बाद फ़ोन में लगी हुई थी। मतलब ये था कि नितिन उस टाइम पर बात कर रहा था। तो बात करने का मतलब ये था कि हो सकता है कि नितिन जिससे बात कर रहा हो अपनी प्रेमिका से, जिस लड़की से उसकी वजह से कोई लड़ाई झगड़ा हुआ हो और फिर नितिन ने ये कदम उठाया हो। लेकिन पुलिस अभी फैमिली वालों से सबसे पूछताछ कर रही थी। पुलिस को इंतज़ार था कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी, उसमें पता चलेगा। लेकिन जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि नितिन के सर पर किसी भारी भरकम चीज़ से मारा गया है और उसके बाद फिर उसके गले को दबाया गया है और आखिर में इसको
हत्या का रूप, मतलब इसको खुद को ख़त्म करने का रूप देने के लिए इसको फंदे पर लटकाया गया है, मतलब इसकी हत्या करने के बाद लटकाया गया है। पुलिस को अब ये यकीन हो चुका था, पूरे गांव को पता चल चुका था कि नितिन को मारा गया है, नितिन की हत्या की गई है। लेकिन बड़ा सवाल ये था कि आखिर नितिन को मारा किसने, नितिन की हत्या किसने की। पुलिस ये पता करती है कि आखिर जिस टाइम पर नितिन की मारा गया उस टाइम पर नितिन किससे बात कर रहा था। तो पता चलता है गांव की ही लड़की है जिसका नाम सीमा है, उस लड़की से नितिन बातचीत कर रहा था। सीमा के बारे में जब पता करते हैं तो पता चलता है कि सीमा से नितिन का कुछ टाइम पहले ही रिश्ता हुआ है और शादी की तैयारियां भी चल रही थी। नितिन उससे शादी करना चाहता था, दोनों की लव मैरिज थी। लेकिन जब लड़की से बातचीत की जाती है, सीमा से बातचीत की जाती है, तो वो बताती है कि मेरी बिल्कुल ठीक ठाक बातचीत चल रही थी, लेकिन अचानक से जो नितिन था उसकी आवाज़ चली गई और फिर उसका फ़ोन बंद हो गया। मुझे नहीं पता कि आखिर नितिन के साथ क्या हुआ, मुझे खुद अभी पता चला है। पुलिस को लड़की के ऊपर थोड़ा सा शक होता है कि हो सकता है, क्योंकि जब नितिन बात कर रहा था तो इसको ही पता होगा कि नितिन कहाँ पर है, और हो सकता है इसने नितिन के साथ कुछ गलत करवाया हो। जब लड़की की कॉल डिटेल्स वगैरह चेक की जाती है तो पता चलता है कि जो सीमा है ये नितिन के बड़े भाई से भी बातचीत करती है, ये नितिन के बड़े भाई की भी प्रेमिका है। मतलब ये था कि वो दोनों की प्रेमिका थी, छोटे भाई की भी और बड़े भाई की भी। बड़ा भाई ननकू है, उससे भी सीमा की काफ़ी साल पहले से बातचीत चल रही थी। पुलिस समझ जाती है कि हो सकता है कि छोटे भाई का रिश्ता होने के बाद बड़े भाई ने गुस्से में अपने छोटे भाई को मारा हो। पुलिस को सिर्फ शक था और शक की बुनियाद पर जैसे ही पुलिस ननकू को उठाती है, ननकू को गिरफ्तार करती है, बड़े भाई को, और उससे बोलती है कि तुमने जो हत्या की है हमें पता चल चुका है कि तुमने ही हत्या की है। तो ननकू घबरा जाता है, जाहिर सी बात है कि हत्यारा ननकू था और पुलिस इतने भरोसे के साथ उससे बोल रही थी कि तुमने अपने छोटे भाई की हत्या की और हमारे पास प्रूफ है, ये सारी चीज़ें, तुम हत्या के जुर्म को कबूल कर लो वरना हम तुम्हें बहुत मारेंगे। जब ये बात बोली जाती है तो ननकू घबरा कर बोलता है कि हाँ सर मैंने ही हत्या की है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं पकड़ा जाऊंगा। अब जब पुलिस ननकू से पूरे तरीके से बातचीत करती है, जांच पड़ताल करती है, पूछताछ करती है, तो ननकू बताता है कि आज से 3 साल पहले से ये जो सीमा है गांव की लड़की है, इससे इसकी प्रेम कहानी चल रही थी। ये सीमा से बातचीत करता था, सीमा से मिलता था, सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा था, सीमा से प्रेम कहानी चल रही थी। लेकिन कभी भी इसने सीमा से शादी करने की बात नहीं की थी, ना ही ये इतना चाहता था सीमा को कि शादी करे। लेकिन वक्त आगे बढ़ता जाता है और 1 साल पहले ही जो सीमा थी उसकी बातचीत उसके छोटे भाई से भी होने लगती है। लेकिन सीमा को ये नहीं पता था कि जो ये नितिन से बातचीत करती है वो मेरा भाई है, और ना मुझे पता था कि सीमा मेरे छोटे भाई से भी बातचीत करती है। अभी हम तीनों को एक दूसरे के बारे में कुछ नहीं पता था। वक्त आगे बढ़ता जा रहा था और अभी 1 महीने पहले ही मेरा छोटा भाई घर में फजीते करने लगता है कि मैं शादी करूँगा तो उस गाँव की लड़की से करूँगा, मैं शादी करना चाहता हूँ, लव मैरिज करना चाहता हूँ। जब मेरे माता पिता को वो बताता है कि गांव की ही लड़की है और वो मुझसे बोलता है कि भाई मैं शादी करना चाहता हूँ, एक लड़की से मैं प्यार करता हूँ, मैं उससे शादी करूँगा, तो मैं उससे बोलता हूँ कि बिल्कुल तुम उससे शादी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, आखिर लड़की कौन है वो तो बताओ। और जब वो बताता है कि गाँव की ही लड़की सीमा है, उससे मैं शादी करना चाहता हूँ, तो मानो तो ननकू के ये सुनते ही पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि जो उसके छोटे भाई की प्रेमिका थी जिससे वो प्रेम विवाह करने की बोल रहा था वही उसकी प्रेमिका थी। अब वो हैरान हो जाता है कि आखिर उसकी जो प्रेमिका थी उसने धोखा दिया उसको, वो अपनी प्रेमिका से लड़े या फिर अपने भाई से लड़े कि वो जिससे शादी करना चाहता है वो उसकी प्रेमिका है। वो सबसे पहले अपनी प्रेमिका को फ़ोन करता है, वो उससे बोलता है कि तुम जिस लड़के से शादी करना चाहती हो वो मेरा छोटा भाई है, तुम उससे शादी मत करो। लेकिन वो बोलती है कि मैं तुम्हारे छोटे भाई से प्यार करती हूँ। सीमा बोलती है क्योंकि छोटे भाई जो नितिन था उसने शादी करने की बोली थी, वो शादी करना चाहता था, लेकिन बड़ा भाई शादी के इरादे से सीमा से बातचीत नहीं कर रहा था, ना ही उसने कभी शादी की बोली थी। और यही वजह थी कि सीमा नितिन से ज़्यादा प्यार करने लगी थी, क्योंकि वो उससे शादी कर कर हमेशा के लिए उससे साथ रहना चाहता था। मतलब ये था कि सीमा का सच्चा प्यार नितिन था, लेकिन वो पहले से जो ननकू था उसके साथ थी, लेकिन वो ननकू से बातचीत नहीं करना चाहती थी। अब जो ये ननकू था ये पागल हो जाता है, पहला उसकी प्रेमिका की तरफ से धोखा और उसके बाद उसका भाई ही उसी से शादी करना चाहता है। तो वो अपने भाई को समझाता है कि देख
ये लड़की ठीक नहीं है, ये मेरी प्रेमिका है, तू इससे शादी मत कर, मैं कर लूँगा इससे शादी, तू सब कुछ ख़त्म कर दे, क्या तू अपने बड़े भाई के लिए इतना नहीं कर सकता? लेकिन नितिन बोलता है कि नहीं भाई, मैं उसी के साथ शादी करूँगा और मैं यहाँ से अलग चला जाऊँगा, अलग जगह पर रहूँगा, घर पर लेकर मैं सीमा को नहीं आऊँगा, लेकिन शादी करूँगा तो मैं सीमा से करूँगा। अब ये सुनने के बाद ननगू पूरे तरीके से पागल हो जाता है और वो फैसला करता है कि अगर मैं अपने छोटे भाई को रास्ते से हटा दूँ तो उसके बाद सीमा सिर्फ मेरी है और मैं सीमा से शादी करूँगा। वैसे वो सीमा से शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन जो एक बहस होती है तो इंसान बहस में बहुत कुछ कर जाता है। कभी कभी आपने देखा हो कि एक 5 रुपए की चीज़ होती है और इंसान अगर बहस करने लगे तो उसके 100 रुपये भी दे देता है। तो सिर्फ यहाँ पर बहस वाली बात थी, क्या उसकी प्रेमिका उसके छोटे भाई से शादी करना चाहती थी और बहस ये थी कि वो लड़की उससे शादी करे। इसीलिए उसने ये फैसला कर लिया कि वो अपने छोटे भाई को मार डालेगा। और उस दिन 19 अक्टूबर को वो अपने भाई से बोलता है कि ज़रा आओ, काम से चल रहे हैं, और वो उसको जंगलों में लेकर पहुंचता है। छोटा भाई अपने ईयरफोन लगाकर कान में गाने सुन रहा था और उसी बीच वो एक लकड़ी का जो भारी से डंडा था वो अपने भाई के सर में मारता है। जब भाई ज़मीन पर गिर जाता है तो वो उसके गले को कस कर पकड़ लेता है, दबाए रहता है। अब सोचिए उस टाइम पर कैसा वक्त हुआ कि एक सगा भाई जो अपने बड़े भाई के साथ बचपन से खेल कूद कर बड़ा हुआ, दोनों भाई में एक दूसरे में इतना प्यार था, वही भाई उसके गले को पकड़ा हुआ था। तो उस टाइम पर उसे मरते टाइम कैसा लग रहा होगा? आप इमेजिन कीजिए कि एक मरने वाला क्या सोच रहा होगा। अगर वो कोई मरता है तो वो किसी अपने को याद करता है, लेकिन जब मारने वाला खुद का अपना हो तो फिर उसकी आंखों में आंसू होंगे और शायद मरते टाइम उसको इससे ज़्यादा अफसोस किसी भी चीज़ का नहीं होगा कि उसका सगा भाई ही उसको मार रहा है। भाई उसको मारता है, उसके गले को दबाकर फिर उसको ये रूप देने की कोशिश करता है कि उसके भाई ने खुद को ख़त्म किया है, इसीलिए गमछे से फंदा लगाकर वहीं पर पेड़ पर टांग कर वापस आ जाता है। और वापस आने के बाद वही सबसे ज़्यादा, जो बड़ा भाई था, जो हत्यारा था, वही सबसे ज़्यादा परेशान हाल में पूरे गांव में चारों तरफ भागता फिर रहा था, नंगे पैर, कि किसी को शक ना हो। सबसे ज़्यादा वही थाने के चक्कर लगा रहा था, पुलिस में बार बार पूछ रहा था कि आखिर कुछ पता चला, लेकिन उसको सब कुछ पता था कि उसके भाई की लाश कहाँ पर पड़ी है। सिर्फ एक लड़की के चक्कर में, और वो भी उस लड़की के चक्कर में जिसने उसको धोखा दिया। मतलब ऐसा नहीं था कि वो लड़की बहुत अच्छी थी, उस लड़की ने भी उसको धोखा देकर दूसरी जगह संबंध बनाए उसी के छोटे भाई से, और उस धोखेबाज लड़की के लिए उसने अपने सगे भाई की हत्या कर डाली। तो सोचिए कितना वक्त खराब हो गया है। लेकिन इस वक्त के खराब होने की वजह यह है कि इंसान गुस्से में, जज्बातों में अपने दिमाग को सुकून में लेकर सोचता नहीं है और ना ही वो किसी से एडवाइस लेता है। इसलिए अगर कोई आप बड़ा कदम उठाने वाले हैं तो आप एक बार अपने समझदार दोस्तों से या किसी करीबी से पहले एडवाइस लें, उसके बारे में गूगल पर जाकर, तमाम जगहों पर जाकर रिसर्च करें, ख़ुद को ठंडे दिमाग से सोचें और फिर फैसला लें। अगर बड़ा भाई ऐसा कदम ना उठाता तो छोटे भाई को खुशी मिल जाती, छोटे भाई की शादी हो जाती और क्या होता? और कुछ भी नहीं होता, और कुछ वक्त के बाद बड़ा भाई सब कुछ भूल जाता। लेकिन उसने हत्या का रास्ता चुना, ना उसको लड़की मिली, ना उसको अपने छोटे भाई की मोहब्बत मिली, बस मिली तो मिली क्या? बेइज्जती, जलालत और दुनिया की बुरी बातें। तो यही मिलता है इंसान जब हवस में अंधा हो जाता है, बदले में अंधा हो जाता है। तो इसीलिए कोई भी ऐसा कदम ना उठाएं कि जिसके बाद वापस लौट कर आना आपके लिए असंभव हो जाए, मुश्किल हो जाए और आपकी पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाए। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा सोच समझ कर कदम उठाने का वक्त है। आप इस घटना पर क्या बोलना चाहेंगे? क्या आखिर इसमें सबसे ज़्यादा गलती किसकी है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में।